नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और यहाँ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है और उसका जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4, वो आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। और यहाँ जो आज के जो क्वेश्चन है ये भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुछ यहाँ पर प्लांट साइंस के क्वेश्चन भी आज मैंने शामिल किए हैं। देखिए कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में ये हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, जो कि सेल से संबंधित एक क्वेश्चन है। कोशिका विज्ञान या सेल साइंस की हम बात करें, उसका एक क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स आर। ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या होते हैं? प्लाज्मिड किसे कहा जाता है? प्लाज्मिड क्या होते हैं? ऑप्शन में है ये वायरस है, या न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई नया सूक्ष्म जीव है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो आंसर है वो आएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये बैक्टीरिया की सेल में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो बैक्टीरिया, और ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है विदाउट न्यूक्लियस या बिना केंद्रक वाली जो कोशिका होती है, उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसका मुख्य डीएनए होता है, उसके अलावा मेन जो उसका जीनोम होता है, उसके अतिरिक्त जो उसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। ये जीवाणु की हम बात कर रहे हैं। और इसी प्लाज्मिड को, इसी को जादुई गोले कहा जाता है। इसी को जादुई गोले या मैजिक पार्टिकल कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों ने अगर पढ़ा है, आपको अगर पता है कि जो ट्रांसजेनिक फसल तैयार की जाती है, जीएम क्रॉप जिसको हम कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या जो ट्रांसजेनिक फसलें तैयार की जाती है, तो वहाँ पर जीन की क्लोनिंग करने के लिए, एज ए वेक्टर या वाहक के रूप में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी हम लोग ट्रांसजेनिक फसल तैयार करते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें या जीएम फसल की हम बात करें, तो वहाँ पर बिना प्लाज्मिड के जीन की क्लोनिंग संभव नहीं है। और जितनी भी जीएम फसलें हैं, जितनी भी ट्रांसजेनिक फसलें हैं, उनमें जीन की क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर के रूप में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सा अंग होता है, वो कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का इस्तेमाल ट्रांसजेनिक फसल तैयार करने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और ये जादुई गोले, चूंकि इसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में नए नए जीन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जितने भी हम लोग ट्रांसजेनिक तैयार करते हैं उसमें जब जीन को ट्रांसफर किया जाता है तो जीन की क्लोनिंग करने के लिए ये प्लाज्मिड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ आपको बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब साथियों एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और कई बार वो आपको कंफ्यूज कर देता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको एक और क्वेश्चन का ध्यान रखना है। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए प्लाज्मिड और एक होता है प्लास्टिड। कई बार बच्चे इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से अगर बारीकी से अगर ध्यान नहीं दे तो प्लाज्मिड प्लास्टिड एक समान दिखाई देते, जबकि दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज़ें होती है। प्लाज्मिड की हम बात करें, अभी मैंने कहा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो प्लास्टिड होता है, जिसको हिंदी में लवक कहा जाता है, और लवक के नाम पे आपने शायद हरित लवक का नाम सुना हो, क्लोरोफिल का नाम सुना हो, तो जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल या पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इसी प्लास्टिड के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। और यही प्लास्टिड होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करने के लायक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मिड और प्लास्टिड ये दोनों अलग अलग होते हैं, और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या इनका योगदान है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, डाइमॉर्फिक क्रोमोप्लास्ट
डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन। डाइमॉर्फिक को कहा गया है द्विरूपी। द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है? साथियों, डाइमॉर्फिक, डाई मतलब दो और मॉर्फोलॉजी यानी कि प्रकार, दो प्रकार का हरित लवक किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर शुगर केन यानी कि गन्ना, कॉटन यानी कि कपास, पी यानी कि मटर और मैंगो मतलब आम की बात की गई है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा शुगर केन या गन्ना, और आंसर आने का मुख्य कारण है कि जो शुगर केन है वो एक C4 प्लांट है। गन्ना जो होता है वो C4 ग्रुप में आने वाला प्लांट है, और जो C4 प्लांट होते हैं, C4 जो प्लांट होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, क्रेंज आकारिकी पाई जाती है। और क्रेंज आकारिकी में क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के होते हैं। तो डाइमॉर्फिक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो C4 प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये जो विशेषता है ये C4 पौधों की है, और शुगर केन यहाँ पर C4 प्लांट है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो क्रेंज एनाटोमी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के हैं, द्विरूपी की हम बात करें तो वो दो कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बंडल शीट की हम बात करें, एक होती बंडल शीट कोशिका और एक होती मीजोफिल कोशिका। तो C4 प्लांट की हम बात करेंगे। C4 प्लांट में शुगर केन यानी कि गन्ना भी आता है, मेज यानी कि मक्का भी आ जाता है, सोरगम यानी कि ज्वार, पर्ल मिलेट यानी बाजरा भी आ जाता है। तो इनमें बंडल शीट जो सेल होती है, बंडल शीट के अंदर ग्रेना एब्सेंट होता है, ग्रेना नहीं होता, जबकि मीजोफिल जो सेल होती है वो ग्रेना युक्त होती है, वो ग्रेना युक्त होती। तो हम कहेंगे बंडल शीट सेल आर ए ग्रेनल एंड द मीजोफिल सेल्स आर दी ग्रेनल। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो अलग अलग सेल है, बंडल शीट कोशिका में ग्रेना का अभाव होता है, ग्रेना नहीं पाया जाता, जबकि जो मीजोफिल कोशिका होती है उसमें ग्रेना पाया जाता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सामान्य जो हमारे पौधे हैं, सामान्य प्लांट की हम बात करें मतलब C3 प्लांट की हम बात करें, तो जो C3 पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, यानी कि एक रूपी, एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं उसमें दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, द्विरूपी या डाइमॉर्फिक कहलाता है। C4 प्लांट कौन कौन से हैं? और क्रेंज एनाटोमी से संबंधित यहाँ पर दो क्लोरोप्लास्ट है, और आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ग्रेना नहीं होता। तो बंडल शीट के अंदर ग्रेना नहीं पाया जाता, जबकि जो मीजोफिल सेल होती है उसमें ग्रेना पाया जाता है। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रेना होता है, ग्रेना जो थाइलेकाइड से मिलकर के बना होता है, उसी ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया, वो उसी ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। तो ग्रेना एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है और इसके ऊपर जो बहुत अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है वो आपको समझ में आएगी, और आप उनको बड़ा अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत भी नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, DNA इज डिफर फ्रॉम RNA। जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA की हम बात करें, वो DNA RNA से किस प्रकार से भिन्न होता है? इनमें क्या क्या अंतर होता है? ऑप्शन की हम बात करें, ओनली इन शुगर यानी कि इनकी जो शर्करा है वो अलग अलग होती है। ओनली इन प्यूरिन यानी इनमें जो प्यूरिन होता है वो उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। शुगर एंड पायरिमिडिन, शुगर और पायरिमिडिन ये अलग अलग होते हैं, या नन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं। सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगी DNA और RNA, इनके बेसिक, अगर इनके कंपोनेंट की हम बात करें, इनके अवयव की बात करें कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर DNA और RNA का जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम बात करें DNA और यहाँ लिखें RNA। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 99% जो ऑर्गेनिज्म हैं, 99% जो जीव हैं, उनका आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। कुछ जो प्लांट वायरस है उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है। अब DNA की अगर हम बात करें शुगर की, तो इसके अंदर जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो शर्करा होती है डीऑक्सी
राइबोज, डीएनए की शर्करा डीऑक्सी राइबोज, जबकि आरएनए की शर्करा की हम बात करें तो राइबोज शर्करा होती है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो शुगर की हम बात करें तो दोनों में शुगर अलग अलग होती है। पहली चीज हम बात करें कि डीएनए के जो प्यूरिन है उसकी हम बात करें, डीएनए का जो प्यूरिन होता है वो क्या होता है, तो डीएनए के प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों आते हैं। आरएनए के प्यूरिन की हम बात करें तो वहां पर भी एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों का जो प्यूरिन है ये समान होता है, प्यूरिन में कोई वेरिएशन नहीं होता। जब हम बात करेंगे पायरीमिडीन की, बात करेंगे पायरीमिडीन की हम बात करें तो डीएनए के पायरीमिडीन में थाइमिन और साइटोसिल आता है, ठीक है। और उधर आरएनए की हम बात करेंगे तो यहां पर यूरेसिल और साइटोसिल आ जाता है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा बारीकी से अगर देखें तो शुगर दोनों की अलग अलग हैं, डीएनए और आरएनए दोनों की शर्कराएं अलग अलग हैं, प्यूरिन दोनों का सेम है, प्यूरिन इन दोनों का सेम है, लेकिन पायरीमिडीन दोनों का अलग अलग है। यहाँ के पायरीमिडीन में थाइमिन और साइटोसिल है, जबकि इसके पायरीमिडीन में यूरेसिल और साइटोसिल है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए, तो डीएनए इज डिफर फ्रॉम द आरएनए, ये कहाँ कहाँ अलग अलग होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर बनना चाहिए कि शुगर भी अलग अलग होती है और पायरीमिडीन भी अलग अलग होता है। स्पष्ट है, शर्करा भी दोनों में अलग अलग है, डीएनए की डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, और पायरीमिडीन में यहाँ पर थाइमिन और साइटोसिल है, वहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिल है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए में समानता किसके अंदर होती है, सिमिलरिटी कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि दोनों का जो प्यूरिन है वो समान है। यहाँ पर भी प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन है, यहाँ पर भी प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो इनका जो प्यूरिन होता है वो समान होता है, बाकी इनके अंदर डिफरेंस होता है। वैसे अगर देखा जाए कि इनके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन जो क्षार है उसकी हम बात करें, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिल, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिल, इसमें आप देखिए एडेनिन दोनों में कॉमन है, ग्वानिन भी दोनों में कॉमन है, साइटोसिल भी दोनों में कॉमन है, लेकिन एक जो है वो अलग है। वो कौन है, यहाँ पर है थाइमिन, यहाँ पर है यूरेसिल। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए में जो थाइमिन होता है उसके स्थान पर आरएनए में क्या होता है, तो वहां पर यूरेसिल होता है। उस क्षारक का नाम बताइए जो डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता। तो थाइमिन डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है, उस क्षारक का नाम बताइए, है ना। नेम दी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है। वो कौन, यूरेसिल जो है वो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। और एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तभी हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी हम बात करें। सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ, सिनेप्सिस जो होता है ये सिनेप्सिस, इसके अंदर किसके जोड़े बनते हैं, सिनेप्सिस की जो घटना होती है इसमें किसके जोड़े बनते हैं। ऑप्शन में है एनी 2 क्रोमोसोम्स, यानी कोई भी 2 क्रोमोसोम आपस में जोड़ा बना लेते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, असमजात गुणसूत्र का जोड़ा बनता है। एसेंट्रिक क्रोमोसोम जो जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता वो अपना जोड़ा बनाते हैं, या होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र अपना जोड़ा बनाते हैं। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस में किस प्रकार के जोड़े बनते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिनेप्सिस की जो घटना होती है ये अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से संबंधित ये घटना है। और यदि आपने कोशिका विभाजन पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है, तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो 5 उप अवस्थाएं हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन 5 उप अवस्थाओं में ये सिनेप्सिस की घटना जो है वो संपन्न होती है। तो सिनेप्सिस की घटना की हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर, अर्धसूत्री को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट में ये घटना होती है और मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी कहां होती है, तो हम बोलेंगे प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी कहां होती है, तो जाइगोटीन के अंदर होती है। तो यहां पर आपकी एग्जाम के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है सिनेप्सिस क्या है। सिनेप्सिस जो है हमारा जो सही आंसर है यहां पर वो है होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनाने की घटना को सिनेप्सिस कहते हैं। समजात गुणसूत्र का जब जोड़ा बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग कर लेते हैं, उस घटना का नाम है सिनेप्सिस। पहला क्वेश्चन है समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनता है। दूसरा क्वेश्चन है ये घटना कब होती है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, उसके अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर और उसके अंदर भी जाइगोटीन के अंदर ये घटना होती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं सिनेप्सिस होने के पश्चात ही क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर आपने पढ़ा हो कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना कब होती है, तो सिनेप्सिस के पश्चात जो पैकिटीन अवस्था होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और जिन लोगों ने शायद जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल डिवीजन जिनको मैंने पढ़ा रखा है, उनको तो सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा कि मैंने किस प्रकार से याद करने की ट्रिक बताई थी। और चूंकि ये सेल डिवीजन एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। और सिनेप्सिस के बाद कौन सी घटना घटती है, तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की जो घटना है वो सिनेप्सिस के बाद में होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर मात्र क्वेश्चन का सही आंसर जानना ही हमारा मकसद नहीं है कि साहब सही आंसर क्या है, खाली इतना पता लगा ले हम। सही आंसर कैसे आया है और कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं ये भी हमें जानना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इफेक्ट इज इम्पार्टेड बाय द कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का जब प्रयोग किया जाता है तो ये कोल्चिसिन निम्न में से कौन सा प्रभाव डालता है। नंबर 1 है डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, डीएनए का गुणन, डुप्लीकेशन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम का द्विगुणन, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल तंतुओं का बनने से रोकना या इनहिबिट द सेल प्लेट फॉर्मेशन, मध्य पटलिका को बनने से अवरोध उत्पन्न करना। देखिए दोस्तों ये भी प्लांट साइंस के अंदर सेल डिवीजन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करना चाहते हैं, पॉलीप्लॉइडी जिसको कहा जाता है बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी को हिंदी में कहा जाता है बहुगुणिता, यानी कि किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या को जब हम कई गुना बढ़ाना चाहते हैं उसको कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी। अब हम बात करें यहाँ पर गेहूं की, हम बात करें डिप्लॉइड के बाद में टेट्राप्लॉइड गेहूं आया, टिट्रिकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं। उसके बाद में हेक्साप्लॉइड गेहूं आया, टिट्रिकम एस्टिवम। तो गेहूं की हम बात करें तो गेहूं में 2x से कहां चले गए 4x और फिर कहां चले गए 6x। आम की बात करें, अभी जो हम लोग आम हमारे यहाँ सामान्यतः आम जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो 4x है, टेट्राप्लॉइड है। तो आम में 4x वाली बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन एक वैरायटी आ गई वेलाइयो कोलम्बन जो कि 8x है, ऑक्टाप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या देखिए कितने गुना बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से जब हम क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा देते हैं उस घटना का नाम है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। देखिए पॉली मतलब बहुत सारे, प्लॉइडी मतलब लेवल, उसके लेवल को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गेहूं का बेसिक नंबर अगर देखें तो 7 होता है, 7। अब 7 दूना यहाँ पर हम बात करें 14, 14 आएगा, 7 चौक 28, 4 गुना बढ़ गया 28, और 7 छंग 42, 42, 6 गुना बढ़ा दिया। आम का बेसिक नंबर कितना होता है 10 होता है। तो यह 4x की हम बात करें यानी कि क्रोमोसोम कितने यहाँ पर 40, तो 10x 10 का मान है, बेसिक नंबर 10 है, 4 गुना है 4x, यहाँ पर 8 गुना हो गया है, 8 दाम 80। तो ये क्रोमोसोम कितने गुना बढ़ा दिए गए हैं। तो जब क्रोमोसोम को कई गुना हमें बढ़ाना होता है, क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाना होता है, वी वांट टू इंक्रीज दी
नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। देन कोल्चिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोल्चिसिन के प्रयोग से पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस की जाती है, बहुगुणिता उत्पन्न की जाती है, किसी भी प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब ये कोल्चिसिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? साथियों, हमारा आंसर है कोल्चिसिन के प्रयोग से स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते, तर्कु का निर्माण रुक जाता है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइंडल। और जो स्पाइंडल बनता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेटाफेज जो स्टेज होती है, मेटाफेज सेल डिवीजन की जो 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। जिन लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैंने शायद यूट्यूब के ऊपर इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, और नहीं होगा तो मैं आपको आगे और भी बता दूंगा यदि आप बताएंगे कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें मेटाफेज में स्पाइंडल क्लियरली बन जाता है, तर्कु का निर्माण जो है वो कंप्लीट होता है मेटाफेज में, और इसी स्पाइंडल के ऊपर क्रोमोसोम जो है वो इक्वाटोरियल प्लेट के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइंडल बना हुआ है, ये जो तर्कु बना हुआ है, इस तर्कु को बनने से रोकने वाले केमिकल का नाम है कोल्चिसिन। तो यहां हमारा आंसर आएगा कोल्चिसिन का क्या प्रभाव होता है, तो ये स्पाइंडल के फॉर्मेशन को रोक देता है, तर्कु को नहीं बनने देता। कौन सी अवस्था में नहीं बनने देता, याद रखना, मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था में तर्कु के निर्माण को रोक देता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की संख्या जस्ट डबल हो जाती है या क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। और जो कोल्चिसिन है ये एक केमिकल है जो सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये कोल्चिसिन के ऊपर बनता है। और अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन, ब्लांचिंग इन वेजिटेबल इज डन फॉर। सब्जियों के अंदर ब्लांचिंग की क्रिया, और ब्लांचिंग को यहां पर हिंदी में श्वेतन कहा गया है, श्वेतन। और वैसे अगर देखा जाए तो ब्लांचिंग का मतलब होता है गर्म पानी में 2 से 5 मिनट के लिए उबालना, सब्जियों को खोलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट के लिए रख देना, बॉइलिंग ऑफ द वेजिटेबल। तो यहाँ पर ब्लांचिंग करने का मकसद क्या है, पहला है रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हटाना, इनएक्टिव एंजाइम, एंजाइम को हम लोग निष्क्रिय करना चाहते हैं, सॉफ्टनिंग दी फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि फल या सब्जियों को हम लोग मुलायम करना चाहते हैं, या उपरोक्त तो सभी। तो साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में, है ना, जब हम फल या सब्जियों को 2 से 5 मिनट के लिए रखेंगे तो वो मुलायम तो हो ही जाएंगे। मुख्य उद्देश्य जो है ब्लांचिंग का, जो प्रमुख उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल एवं सब्जियों को मुलायम करने के लिए करते। लेकिन साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव यदि उसके ऊपर लगे हुए हैं तो वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और साथ में एंजाइम जो फलों को खराब कर देता है, कई बार ओल्ड फ्लेवर, दुर्गंध जो आने लगती है, उसके लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है उसको भी ये निष्क्रिय कर देता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लांचिंग है इसका आंसर आएगा कि सभी उद्देश्य के लिए ब्लांचिंग की जाती है। और वैसे एक क्वेश्चन ब्लांचिंग के ऊपर और बनता है कि ब्लांचिंग की प्रैक्टिस कौन सी वेजिटेबल में की जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लांचिंग है, ये जो ब्लांचिंग है उसमें हम लोगों ने गर्म पानी के अंदर उनको उबाला है, जबकि ये जो ब्लांचिंग है इसकी हम बात करें तो कोल क्रॉप के अंदर जो कॉलीफ्लावर है, यानी कि जो फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, और फूल गोभी का जो फूल होता है जिसको कर्ड कहा जाता है, कॉलीफ्लावर के फ्लावर को कर्ड कहा जाता है, और कर्ड जितना व्हाइट कलर का है उतना अच्छा। तो कई बार फूल गोभी के कर्ड को, फूल को तेज धूप से बचाने के लिए पत्तियों से भी कवर कर दिया जाता है, कवरिंग द कर्ड ऑफ द कॉलीफ्लावर बाय देयर लीव्स, पत्तियों से उसके कर्ड को ढक देंगे तो उस घटना को भी ब्लांचिंग कहा जाता है। साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, उसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि जो प्रसार शिक्षा है उसका सिद्धांत क्या है ना। प्रसारिकी की हम बात करें, एक्सटेंशन एजुकेशन की हम बात करें तो उसका सिद्धांत क्या है। पहला है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा है लर्निंग बाय सीइंग,
लर्निंग बाय रीडिंग और लर्निंग बाय हियरिंग, यानी कि करके सीखो, देख करके सीखो, पढ़ कर सीखो या सुन कर सीखो। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और एक्सटेंशन एजुकेशन का जो सिद्धांत है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखो, है ना। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए और आप खुद उसका अनुभव लीजिए। तो जो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि किसी काम को करेंगे हम लोग, तो उस काम को ट्रेनिंग के दौरान उसका जब हमें ट्रेनिंग मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा, हम लोग खुद उसको करके देखेंगे तो शायद जल्दी सीख पाएंगे। तो यहाँ इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन, यानी कि भारत की हम बात करें, भारत सरकार ने योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसको आजकल नीति आयोग कहा जाता है ना। तो योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, उसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी साथियों? यहाँ हमारा आंसर आएगा 1950, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में इसको नीति आयोग कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो योजना आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन, इसका अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो हम कहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी? इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ऑप्शन में E.J. बटलर, एंटोन डी बेरी, एडवर्ड फिशर और रॉबर्ट कॉच। साथियों, यहाँ पर E.J. बटलर जो हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। और वैसे अगर ओवरऑल में देखा जाए कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर वर्ल्ड में कौन है, तो एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन हम भारत की हम बात करेंगे तो भारत में E.J. बटलर जो हैं, उनको पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसकी हम बात करें। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो अनिवार्यता की कसौटी है, पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ये कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तावित की थी? आर्नन और स्टाउट ने, आर्नन, निकोलस और इनमें से कोई नहीं। साथियों, पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता की कसौटी आर्नन और स्टाउट ने दी थी। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि पौधों के लिए पोषक तत्व जो हैं, उसमें एसेंशियल एलिमेंट की हम बात करें, अनिवार्य तत्वों की हम बात करें, तो जो 17 तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, उसके लिए अनिवार्यता की जो कसौटी है यह प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक हीट इज हायर इन, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है? सैंड यानी कि बालू, क्ले यानी कि मृत्तिका, यहाँ पर क्ले को मृत्तिका, फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द सोइल, मिट्टी का सबसे बारीक कण, तो क्ले या मृत्तिका, देन ह्यूमस और सिल्ट। तो विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज़्यादा होती है? और यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सैंड यानी कि बालू। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सैंड यानी कि बालू की सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन अल्कलाइन सोइल। अल्कलाइन सोइल यानी कि जो क्षारीय मिट्टी होती है, क्षारीय मृदा, उसका सोडियम विनिमयशील प्रतिशत कितना होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और इसको शॉर्टकट में ESP कहा जाता है। अब वैसे अगर देखा जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ESP पूछी हुई है एल्केलाइन सोइल की, तो दोस्तों एल्केलाइन जो सोइल है, एल्केलाइन या क्षारीय मृदा की बात करें तो इसके बारे में हमें 3 बातें याद होना चाहिए। इसका pH, इसकी EC और इसका ESP। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार एग्रीकल्चर की एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पर इसके pH की हम बात करें तो इसका जो pH होता है वो मोर देन 8.5, 8.5 से ज़्यादा इसका pH मान होता है।
इसकी इसी विद्युत चालकता जो होती है वो लेस देन 4, 4 से कम होती है। और इसका जो ESP होता है वो मोर देन 15, 15 से अधिक होता है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इसकी ESP पूछी हुई है क्षारीय मिट्टी की, तो यहाँ हमारा आंसर आना चाहिए कि 15 से अधिक, यानी हमारा डी वाला जो ऑप्शन है मोर देन 15, ये हमारा आंसर परफेक्ट होगा। किसके लिए? एल्केलाइन सोइल के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी कह रहा हूँ फिर कि ये जो pH का जो टेबल बनता है, चाहे वो क्षारीय मिट्टी के लिए हो, लवणीय मिट्टी के लिए हो या लवणीय क्षारीय मिट्टी के लिए, ये जो पूरी टेबल है ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पूरी टेबल जो है वो याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ें, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है टिल्ट, अगला क्वेश्चन है टिल्ट एंगल ऑफ द डिस्क प्लाउ। जो डिस्क हल होता है, डिस्क हल को हम बोलते हैं तवेदार हल, डिस्क हल को तवेदार हल कहा जाता है। और जो तवेदार हल होता है, जो सबसे भारी हेवीएस्ट प्लाउ होता है, उसका टिल्ट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 15 से 25 डिग्री, 25 से 45 डिग्री, 45 से 60 और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों टिल्ट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 15 से 25 के बीच में होती है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 15 से लेकर के 25। और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनता है, टिल्ट एंगल के अलावा बनता है डिस्क एंगल। डिस्क कोण का मान कितना होता है? इस डिस्क प्लाउ की हम बात करें, यहाँ पर दो एंगल पूछे जाते हैं। एक होता है टिल्ट एंगल जिसकी वैल्यू 15 से 25 डिग्री होती है, और डिस्क एंगल जो होता है इसकी वैल्यू 42 से 45 होती है। तो आपको डिस्क प्लाउ के बारे में दोनों एंगल की जो वैल्यू है ये पता होना चाहिए, और ये सबसे भारी जो हल है उसकी श्रेणी में आता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है बीट रूट यानी कि चुकंदर, उसको उसकी जड़ को क्या नेपी फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर जो है ना दोस्तों ये सब रूट के टाइप हैं, ये रूट के टाइप हैं, जड़ के प्रकार हैं संरचना के आधार पर। और चुकंदर बीट रूट की जड़ को नेपी फॉर्म कहते हैं क्या? रेडिश की जड़ यानी कि मूली की जड़ को कोनिकल कहते हैं। कैरेट की रूट जो होती है क्या वो फ्यूजीफॉर्म होती है, और टर्निप की जड़ सिलेंड्रिकल होती है। इसमें से सही वाला कौन सा है? ठीक है दोस्तों, देखिए बीट की हम बात करें, चुकंदर की हम बात करें तो बीट रूट और शुगर टर्निप शलजम, तो बीट रूट और टर्निप शलजम इन दोनों की हम बात करें तो इनकी जो रूट होती है वो इस प्रकार की होती है, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि है तो हम कहेंगे इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये नेपी फॉर्म कहलाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर नेपी फॉर्म कहलाता है। तो ये तो नेपी फॉर्म हो गया, यानी कि नेपी फॉर्म जो है वो बीट रूट वाला बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। रेडिश और कोनिकल, रेडिश की बात करें, कोनिकल की बात करें तो कोनिकल जो शेप होता है वह इस प्रकार का शेप होता है, और इस प्रकार के शेप में तो कौन होती है? कैरेट होती है, गाजर होती है। लेकिन यहाँ पर तो रेडिश दे रखा है, यानी कि मूली कोनिकल, तो कोनिकल तो जो है वो कैरेट होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि जो मूली होती है वो कोनिकल नहीं होती। कोनिकल शेप जो होता है शंकु रूपी वो तो कैरेट यानी कि गाजर का होता है। फिर कैरेट के लिए देखा है फ्यूजीफॉर्म, तो फ्यूजीफॉर्म का जो शेप बनता है उसकी हम बात करें ये जो शेप है वो फ्यूजीफॉर्म का होता है। इसको थोड़ा सा और यदि मैं अच्छे से बनाऊं तो मूली का जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें मूली का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो नैरो और बीच में से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो ये जो शेप है दोस्तों ये फ्यूजीफॉर्म कहलाता है। जबकि यहाँ पर क्या है कैरेट के साथ दे रखा है, यानी कि ये वाला भी गलत है। और टर्निप का मैंने आपको कहा कि वो नेपी फॉर्म होता है, तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल है ये भी गलत है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है चुकंदर की जो जड़ होती है वो नेपी फॉर्म होती है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ इन शेप की हम बात करें तो ये वाला शेप जो है वो नेपी फॉर्म कहलाएगा।
ये वाला जो शेप है उसको हम कोनिकल कहेंगे, और ये वाला जो शेप है इसको फ्यूजीफॉर्म कहा जाता है। तो नेपीफॉर्म की हम बात करें टर्निप और बीट रूट आती है, कोनिकल में कैरेट आती है ना, गाजर की हम बात करें, और ये जो फ्यूजीफॉर्म है उसमें रेडिश यानी कि मूली आती है। तो यहाँ पर रिलेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन जेली प्रिपरेशन पेक्टिन एक्ट एज, जेली जो कि अमरूद से बनाई जाती है उसके अंदर जो पेक्टिन होता है, ये पेक्टिन क्या कार्य करता है? जेली का जो मुख्य अवयव है पेक्टिन, वो उसका कार्य क्या है जेली बनाने के दौरान? पहला ऑप्शन है हमारा फ्लेवरिंग के लिए, सुगंध के लिए, बफरिंग के लिए यानी कि पीएच को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक पदार्थ के रूप में, या स्टेबलाइजर स्थायी कारक के रूप में। दोस्तों पेक्टिन जो होता है ये जेली को गाढ़ा करने का काम करता है, गाढ़ा करने का, जमाने का काम करता है। तो स्थायी कारक के रूप में पेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है जेली बनाने के लिए। सबसे बेस्ट जो फ्रूट है वो गुआवा का फ्रूट होता है। फर्मी राइप यानी कि अध पके फल अमरूद के सबसे अच्छे माने जाते हैं, और उसमें पेक्टिन कितना होना चाहिए? तो 1% पेक्टिन उसके अंदर होना चाहिए, जो कि स्टेबलाइजर यानी कि स्थायी कारक का काम करेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जेली का है जिसके लिए अमरूद सबसे बेस्ट होता है। अगर यहाँ पर जेम की हम बात करते तो एप्पल सबसे बेस्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो क्या कहता है, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। मैंगो आम का सबसे सही वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगो की हम बात करें, आम का सही वैज्ञानिक नाम सभी लोग पढ़ते हैं मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ मेंजीफेरा इंडिका पढ़ लेना ही पर्याप्त है? और यहाँ जो नाम है ये जिस प्रकार से कोरोलस लिनियस ने, जिन्होंने नोमेनक्लेचर की बाई नोमिनल सिस्टम जो दिया था, द्विनामकरण पद्धति कि किसी भी प्रजाति का, किसी भी पौधे का, किसी भी जंतु का जब नामकरण किया जाएगा तो दो भागों में लिखा जाएगा। पहला वाला जीनस यानी कि वंश होगा, दूसरा वाला स्पीसीज यानी कि प्रजाति होगा। तो उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है? अब यहाँ पर देखिए मेंजीफेरा इंडिका और के लिन, मेंजीफेरा इंडिका लिनियस का लिन, मेंजीफेरा इंडिका या मेंजीफेरा इंडिका लिन। दोस्तों यहाँ पर बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो देखिए मेंजीफेरा इंडिका लिनियस, मेंजीफेरा इंडिका लिनियस, लेकिन बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि जो ज़्यादा सही नाम है वो है मेंजीफेरा इंडिका लिनियस। समझ में आया आपको? तो लिनियस ने जिस प्रकार से आम का वानस्पतिक नाम सुझाया था, तो मेंजीफेरा इंडिका, और आपको शायद पता होगा कि वानस्पतिक नाम जब भी लिखा जाता है सिर्फ फर्स्ट लेटर ही हमारा कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कोई सा भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एम भी कैपिटल है और ये जो इंडिका का आई है ये भी कैपिटल है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिसीज? ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिसीज यानी कि पादप के रोग नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पादप रोग नियंत्रण में जैविक नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल में लाए जाने वाले पदार्थ का नाम यहां पर पूछा हुआ है। ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना और लैक्टोबैसिलस। साथियों डिसीज कंट्रोल, बायोलॉजिकल डिसीज कंट्रोल में इस्तेमाल में लाया जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये एक जैविक फंगीसाइड के रूप में काम आता है, जैविक फफूंदनाशक के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर डिसीज कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल में जो है वो नाम आपको याद करना है। और ट्राइकोडर्मा से कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर के ट्राइकोग्रामा याद कर लेते हैं। ट्राइकोग्रामा, दोस्तों ट्राइकोग्रामा जो है ये एक पैरासाइट, अंडे का परजीवी है। इसका यूज इंसेक्ट कंट्रोल में किया जाता है। इंसेक्ट का बायो कंट्रोल जब करते हैं, कीट का जैविक नियंत्रण जब करते हैं, तो ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ट्राइकोग्रामा है और यहाँ पर ट्राइकोडर्मा है, ध्यान रखना। दोनों में
बहुत माइनर सा जो है वो डिफरेंस है ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा। तो ट्राइकोग्रामा जो है वो अंडे का परजीवी है, एक पैरासाइट है, जबकि जो ट्राइकोडर्मा है ये फंगीसाइड के रूप में, बायो कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये द सीड रेट ऑफ द पिजन पी, अरहर की बीज दर। पिजन पी पिछले लेक्चर में कहा था हमने रेड ग्राम। अरहर की बीज दर कितनी है? 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम या 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। साथियों अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और साथ में यहाँ पर जितनी बीज दर अरहर की होती है उतनी ही बीज दर ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द की भी होती है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर 12 से 15 किलोग्राम इन तीनों की बीज दर है, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, अरहर, मूंग और उड़द, और 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन भी है। तो जो एक डाटा है 12 से 15 किलोग्राम बीज दर के लिए और 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन के लिए, तो इस बहाने हम दोनों चीज़ों को एक साथ याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, और अगला क्वेश्चन है हमारा विच हेरो हैज़ द हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी। किस प्रकार के हेरो की कार्य दक्षता सबसे ज़्यादा होती है? पहली बात तो ये कि जो हेरो है ये सेकेंडरी टिलेज यानी कि द्वितीयक भू परिष्करण का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट फॉर द सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस। तो द्वितीयक भू परिष्करण में सबसे प्रचलित जो यंत्र है वो हेरो होता है। और उस किस प्रकार के हेरो की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन में डिस्क हेरो, लीवर हेरो और ट्रायंगुलर हेरो और कोई नहीं। तो साथियों यहाँ हमारा आंसर है कि जो डिस्क हेरो होता है यही सबसे बेस्ट माना गया हेरो में, सबसे अच्छा हेरो तवेदार हेरो होता है और इसी की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चलिए साथियों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं। अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, 12 जुलाई 1982 है ना, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस नाबार्ड की जो स्थापना है ना, राष्ट्रीय NABARD के बारे में अगर पूछा जाए, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड, उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और कौन सी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है हनुमंतराव कमेटी, शिवरमन कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी और बलवंत सिंह मेहता कमेटी। साथियों आपको ध्यान रखना है कि शिवरमन कमेटी जो है इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और ये नाबार्ड एक ऐसी बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। स्थापना वर्ष भी आपकी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज की हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं और पार्ट नंबर 4 हम लोगों ने यहाँ पर आज दी एंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 5 की बात करेंगे और उसके अंदर अब मैं चाहता हूँ कि जब एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी फिर मैं एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी उसके अंदर शामिल करने वाला हूँ। तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।